तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपके आज है आपका 27 जून और 27 जून से आपका एसएससी फेज 11 का जो एग्ज़ाम था फ्रेंड्स आपका स्टार्ट हो गया है और फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे फर्स्ट में पूछे गए जीके जीएस के सारे प्रश्न, जो कि दोस्तों आपका 25 प्रश्न पूछे गए थे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जीके जीएस के सेक्शन से जो आपका सेक्शन वाइज यानी कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से कितने कितने प्रश्न देखे गए हैं। तो 25 प्रश्न आपके पूछे जाने थे, जिसमें से दोस्तों आपका 10 से जो 12 प्रश्न है आपका बिल्कुल इजी लेवल का था, बनने लायक था। बाकी और भी प्रश्न जो पढ़ेंगे वो बना सकते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं 10 से 12 प्रश्न आसानी से बना सकते थे। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन वाइज देखें तो पॉलिटी से देखें दोस्तों, तो पॉलिटी से आपका 2 प्रश्न पूछा गया था। जियोग्राफी से देखें फ्रेंड्स तो 3 प्रश्न आपका जियोग्राफी से देखा गया था। हिस्ट्री से देखें तो 3 प्रश्न, इकोनॉमिक्स से देखें तो दोस्तों आपका 2 और बायो से दोस्तों आपका 2 प्रश्न, केमिस्ट्री से आपका 1 और जो करंट अफेयर से दोस्तों आपका प्रश्न 7 से 5 प्रश्न आपका पूछा गया था। और करंट अफेयर्स आपको बता दें 2020 का भी पूछा गया है, 2021 का भी पूछा गया है और 2022 का भी पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, उससे पहले दोस्तों आपको बता दें इसका जो पीडीएफ है आपको कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम पर आज का जो शिफ्टों में पूछे गए जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उसका हम क्यूज भी करा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर जरूर जाइएगा। जो भी अपडेट होगी क्यूज से संबंधित आपको वहीं पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वह कि भारत में 2011 के मुकाबले पुरुष साक्षरता दर कितना है। ठीक है, यानी कि 2011 का जो आपका जनगणना हुआ था उससे संबंधित आपका साक्षरता दर आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 82.14% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर महिलाओं के लिए साक्षरता दर की बात करें तो महिलाओं का साक्षरता दर आपका 65.46% है। इसके अलावा देश में ओवरऑल साक्षरता कितना है, तो ओवरऑल साक्षरता दोस्तों आपका 74.04% है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आपका देश का हो गया, महिलाओं का हो गया और पुरुषों का हो गया। इसके अलावा टॉप पर देखें कि कौन सा भारतीय राज्य आपका टॉप पर है, तो टॉप पर दोस्तों आपका केरल राज्य है, जहाँ की साक्षरता दर है 93.91%। ठीक है, यानी कि 100 लोग में तकरीबन 94 लोग वहाँ हैं जो कि पढ़े लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका केरल के बाद आपका लक्षद्वीप का आता है, जहाँ की साक्षरता दर आपका 92.28% है। लक्षद्वीप के बाद बात करें तो मिजोरम का आता है, जहाँ पर साक्षरता दर 9.58% है। तो ये दोस्तों आपका टॉप पर हो गया। लेकिन सबसे नीचे यानी कि बॉटम पर कौन सा राज्य है, तो बॉटम पर दोस्तों आपका कौन है, 20 से बॉटम होता है, तो 20 से दोस्तों आपका बिहार जो राज्य है वो आपका सबसे नीचे है। वहाँ पर साक्षरता दर की बात करेंगे तो 63.82% वहाँ पर साक्षरता दर है। ठीक है, इसके अलावा बिहार की बात करेंगे तो बिहार के बाद आपका जिसका जो साक्षरता है आपका सेकेंड बॉटम वो आपका अरुणाचल प्रदेश का है। इसके अलावा आपका थर्ड बॉटम यानी कि नीचे से तीसरा स्थान आपका राजस्थान का है। ठीक है, तो ये सभी आपका साक्षरता से संबंधित आपके फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि किस व्यक्ति को हम लोग साक्षर कहेंगे। ठीक है, ये भी तो होगा ही ना कि किस व्यक्ति को साक्षर कहेंगे। तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति है वो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है तो वो साक्षर माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी को आप पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, तो आप हैं जो कि साक्षर हैं और आपका आयु है जो कि 7 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ये आपका क्या है, साक्षरता दर का क्राइटेरिया है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा, हो सके जब मीडियम लेवल बढ़ाया जाए तो आपसे पूछा भी जा सकता है। इसके अलावा सेकेंड जो प्रश्न आपसे पूछा गया था जनगणना से, वो पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो हमने ऊपर की वीडियो में ही डिस्कस किया था कि आपका केरल के बाद जो लक्षद्वीप का साक्षरता दर है वो दोस्तों आपका क्या है, आपका सबसे ज़्यादा है। तो केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पर साक्षरता दर कितना है, तो 92.28% है। ठीक है, इसके अलावा सबसे कम जो साक्षरता दर वाला आपका जो केंद्र शासित प्रदेश था वो आपका 2011 की जनगणना के अनुसार वो आपका जम्मू कश्मीर था। ठीक है, इसके अलावा अगला है दोस्तों आपका
कि अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सा है। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज इस तरह नहीं था, ये था कि आपका अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, ठीक है, ये था आपका। तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वो ऑप्शन में दोस्तों आपका 2 नदी दिया गया था। एक का नाम आपका नर्मदा दिया गया था, दूसरा का नाम आपका ताप्ती दिया गया था, ठीक है। तो नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो कि दोस्तों आपका अरब सागर में जाके गिरती हैं। तो बात कर लेते हैं नर्मदा नदी की, तो निकलती कहाँ से है, तो ये दोस्तों आपका अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी आपका कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी के अलावा सोन नदी भी आपका कहाँ से निकलता है, तो ये दोस्तों आपका अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलता है। इसके अलावा एक आपका है जोहिला नदी, उसका भी जो उद्गम है वो भी फ्रेंड्स आपका कहाँ से है, तो ये दोस्तों आपका अमरकंटक की पहाड़ी से ही है। इसके अलावा ताप्ती नदी की बात करेंगे हम लोग, तो ताप्ती नदी भी दोस्तों आपका भारत के मध्य भाग में बहने वाली ही नदी है, ठीक है। ये जो आपका नदी है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये दोस्तों आपका क्या है, तो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। बाकी जो नदियां हैं आपका पश्चिम से पूरब बहती है, लेकिन ये दोस्तों आपका पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, तभी जाकर आपका अरब सागर में ये नदियां हैं जो कि दोस्तों आपका जाकर गिरती है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा नर्मदा नदी की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद आपकी ताप्ती नदी आ जाता है। इसके अलावा नर्मदा नदी का स्रोत कुंड मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक में स्थित है और इस नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आपका मध्य प्रदेश के लोग पूरी तरह से नर्मदा नदी पर ही रिवर है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा की बात करेंगे तो नर्मदा नदी को ही माना जाता है, ठीक है। तो इस फैक्ट्स को भी आप है जो कि याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो दोस्तों आपको बहुत बार बताए थे कि पानी में जो घुलनशील विटामिन है वो दोस्तों आपको मात्र 2 ही विटामिन याद रखना है, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। ये दोनों जो विटामिन है आपका पानी में घुलनशील है। इसके बाद आपका जो भी विटामिन आएगा, जैसे विटामिन सी हो गया, ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, वो सभी विटामिन आपका वसा में घुलनशील होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में विटामिन सी दिया गया था जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। इसके अलावा विटामिन बी भी आपका पानी में ही घुलनशील है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग विटामिन से संबंधित कुछ फैक्ट्स को देखें। तो देखिए पहला जो विटामिन है वो दोस्तों आपका विटामिन ए है, जिसका जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। ये किस में घुलनशील है, तो विटामिन ए जैसा कि आपको बताएं वसा में घुलनशील है और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। इस बात को भी याद रखना है। विटामिन डी की बात करेंगे तो रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। ये भी विटामिन आपका वसा में घुलनशील है और इसके कमी से आपका सूखा रोग और अस्थि मूर्धता होता है। इसके अलावा विटामिन ई की बात करेंगे तो टेरोफेरॉल्स वसा में घुलनशील विटामिन ये भी है और इसके कमी से कम उबरता होता है। विटामिन के की बात करेंगे तो फाइलोक्विनोन वसा में घुलनशील ही विटामिन है। खून का थक्का जमना की समस्या इस विटामिन की कमी के कारण ही होता है। बाकी जो विटामिन आपको बताए थे विटामिन बी, तो विटामिन बी में दोस्तों आपका बहुत सारा विटामिन है, जैसे विटामिन 1 है, विटामिन 2 है, विटामिन 3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है। ये सभी जो विटामिन है आपका किस में घुलनशील होगा, तो पानी में घुलनशील होगा। बाकी इसके कमी से होने वाले रोग है तो आपको बेरी याद रखना है, विटामिन B1 की कमी से होता है और थायमिन इसका नाम है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट था, बाकी को आप एक नज़र देख लीजिएगा, बाकी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। इसके अलावा विटामिन सी है, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और पानी में घुलनशील विटामिन है जैसा कि आपको बताएं, और इसके कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो मौलिक कर्तव्य यह आपका अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, 51 का क हो जाएगा। इससे लिया कहाँ से गया है, तो तत्कालीन सोवियत संघ जो कि वर्तमान में रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा इसे जोड़ा कब गया था, तो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। भाग 4A में रखा गया था। अनुच्छेद की बात हम लोग कर लिए। इसके अलावा मूल रूप से यानी कि जब जोड़ा गया था तो मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन बाद में आपका 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, उसके माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन कौन सा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि 51 के क के ए में कौन सा मौलिक कर्तव्य है, 51 के क के बी में कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो इस प्रकार करके आपसे प्रश्न जो कि पूछा जाता है, तो देख लीजिए 51 के क के
ए में जो मौलिक कर्तव्य है वो है आपका संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, अनुयायी, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना। ये दोस्तों का आपका 51 का सब क्लोज ए में आता है। उसी तरह सब क्लोज बी में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए उनका पालन करना आता है। उसके अलावा 51 सी में 51 के क के सी में, ठीक है, हम 51 सी बोलेंगे, आपको 51 का क का सी समझना है, ठीक है। तो 51 के सी में भारत की संपूर्णता, एकता, अखंडता की रक्षा, उसको छून रखें, ये आपका सी में आता है। डी में आपका देश की रक्षा करें, राष्ट्र की सेवा के बारे में जानें, यह आपका डी में आता है। इसके अलावा ई में आपका भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना निर्माण किया जाए, यह आपका डी में आता है। एफ में आपका हमारी सांस्कृतिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व का संरक्षण करना एफ में आता है। वहीं में जी में आपका प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित है। एच में आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित है। इसके अलावा आई में आपका सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित स्थान, हिंसा से दूर रखना है। इसके अलावा जे में आपका व्यक्तिगत और सामूहिक समूह के सभी क्षेत्रों के उत्थान की ओर से विकास की सतत प्रयास किया जाए, जिससे राष्ट्र की प्रगति और निरंतर बढ़ती उपलब्धि की नई ऊंचाई प्राप्त हो सके। इसके अलावा जो अंतिम है आपका के है वो आपका जोड़ा गया था कब, आपको बता दिए क्या है, तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है, ठीक है। तो इस प्रकार करके आपका प्रश्न जो कि पूछा गया है SSC MTS में, GD में, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है, देखिए जगन्नाथ से क्या संबंधित प्रश्न आया था ये पता नहीं, लेकिन आपका क्वेश्चन में जगन्नाथ आया था। कोई बोल रहे हैं कि जगन्नाथ का जो आपका संबंध है वो किस नृत्य शैली से है, या कोई बोल रहे थे कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है, तो इसका जो भी आपका राइट आंसर होगा वो आपका उड़ीसा ही होगा, ठीक है। अगर नृत्य पूछे तो उड़ीसी होगा, राज्य पूछे तो उड़ीसा होगा, ठीक है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध उड़ीसा से है। किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो उड़ीसी से है। इसके अलावा जगन्नाथ रथ यात्रा आपको निकलता है, यह एक हिंदू त्यौहार है जो कि प्रत्येक वर्ष उड़ीसा के पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है आपको मिल गया होगा, हम आपसे आशा करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि आपका ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि नहीं, कंफर्म थोड़ा सा नहीं है, तो आप लोग बताइएगा पूछा गया था या नहीं, ठीक है। हम आपको बता देते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, अगर वास्तविक संस्थापक पूछा गया होगा इल्तुतमिश हो जाएगा, लेकिन संस्थापक कौन था ओवरऑल, तो आपका 1200 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे तो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, किसकी याद में, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। इसके अलावा इल्तुतमिश की बात करेंगे तो इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का, टका और तांबे का सिक्का जितल आरंभ किया था। तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, जो टका है वो किस धातु से संबंधित है, जो चांदी का किसने शुरुआत किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। इसके अलावा मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपका दिल्ली सल्तनत के जो शासक है, जो एक है आपका मामलुक वंश, जिसे कि गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना किया था, 1290 तक चला था। इसके बाद आता है खिलजी वंश 1290 से 1320, फिर आता है तुगलक वंश 1320 से 1414। इसके अलावा सैयद वंश आता है 1414 से 1451। इसके बाद आपका अफगान लोदी वंश आता है जो कि अंतिम होता है 1451 से 1526, ठीक है। 1526 में आपको मालूम होगा क्या होता है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, ठीक है। किसके बीच होता है, तो बाबर के बीच होता है। और किसके बीच होता है, तो इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक होता है, ठीक है। तो इसके बाद बाबर है जो किसी युद्ध में विजेता बनता है और मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है 1526 ईस्वी में ही। तो इस प्रकार रिलेट करके आपको है जो कि याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, ये क्वेश्चन शायद आपसे पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत की किस शासक ने आपका दक्षिण भारत में सैन्य अभियान प्रारंभ किया था, ठीक है। तो सैन्य अभियान प्रारंभ करने वाला आपका अलाउद्दीन खिलजी था। राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत में सैन्य अभियान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दौरान शुरू हुआ था और मोहम्मद तुगलक के साथ समाप्त हुआ था, ठीक है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए आपका कि पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे आवश्यक क्या है। एक था आपका मिट्टी का अपरदन, दूसरा था जीव, तीसरा था छोटे जीव, चौथा ऑप्शन मिसिंग है, मिल नहीं पाया है, तो मिट्टी का अपरदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सुल्तानगंज का मकबरा है जो कि किसने बनवाया था, तो सुल्तानगंज का जो मकबरा है वो बना था आपका 1231 में। शाब्दिक अर्थ होता है गुफा का सुल्तान। ये मकबरा आपका इल्तुतमिश ने बनाया था, किसकी याद में, तो इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा था आपका नसरुद्दीन मोहम्मद, उसी का
समाधि है 1231 में बनाया था, और फनरी लैंडस्केप ऑफ दिल्ली के लिए नागल देवंत में बनाया गया था। ठीक है, स्थित कहाँ पर हो जाएगा, तो आपका दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको याद रखना है। अगला है केलुचरण महापात्र का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो इनका जो संबंध है बहुत फेमस क्वेश्चन था, आपको बता भी चुके हैं, बहुत बार प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन को हम शामिल किए थे। तो उड़ीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओडिसी एक शास्त्रीय नृत्य जैसा कि आपको मालूम होगा, उसी से संबंधित है आपका केलुचरण महापात्र। ठीक है, इसके अलावा भरतनाट्यम आपका एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। इससे संबंधित कलाकार की बात करेंगे तो रुक्मणी देवी जी हैं, इसके अलावा बाल सरस्वती जी हैं, पद्म सुब्रमण्यम जी हैं। ठीक है, तो ये सभी आपका भरतनाट्यम से है। इसके अलावा कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश का आपका शास्त्रीय नृत्य है। शोभा नायडू, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, रिनुमा कुमार, ये सभी आपका कुचिपुड़ी से है। सतरिया नृत्य से आपका असम से संबंधित है। रजुमोनी श्रीमान शंकर देव आपका सतरिया नृत्य से संबंधित है। तो ये 4 जो आपका हो गया अभी शास्त्रीय नृत्य आपका, जैसे कि आपका 4 हो ही गया है, तो 4 को और डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपका वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य है। तो इसके अलावा एक आपका आता है मणिपुरी। ठीक है, तो मणिपुरी आपका मणिपुर का है, और गुरु बिपिन सिंह को इसको याद रखना है। ठीक है, गुरु बिपिन सिंह का संबंध आपका मणिपुरी नृत्य से ही है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो अगला जो नृत्य है वो कौन सा है, तो आपका केरल का है। केरल का दोस्तों आपका 2 शास्त्रीय नृत्य है, एक है आपका मोहिनीअट्टम है। ठीक है, एक है आपका मोहिनीअट्टम, दूसरा है दोस्तों आपका क्या है, तो आपका कथकली। तो ये दोस्तों आपका दोनों आपका कहाँ का है, तो आपका केरल का है। एक आपका बच गया है, तो वो आपका कौन है, तो ये दोस्तों आपका कथक है, जो कि आपका बिरजू महाराज से संबंधित हैं, और इनका जो संबंध है यूपी से है। ठीक है, तो इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अगला है कि किस भारतीय पुरुष कलाकार को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका AR रहमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, AR रहमान को आपका जो ग्रैमी पुरस्कार है, 2 ग्रैमी पुरस्कार इनको मिला है। पहला तो आपका स्मॉलडॉग मिलीनियर के लिए मिला था, दूसरा पुरस्कार आपका बेस्ट कंपाइलेशन साउंड ट्रैक के लिए मिला था, लेकिन इनको आपका स्मॉलडॉग मिलीनियर के लिए आपका ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये आपका ग्रैमी और ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहला भारतीय हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो इनसे पहले भी पंडित रविशंकर को मिल चुका है, जाकिर हुसैन को मिल चुका है, बिक्कू विनायक, विश्व मोहन भट्ट को मिल चुका है। ठीक है, मोजार्ट ऑफ मद्रास। ठीक है, ये दोस्तों आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है, तो ये दोस्तों आपका AR रहमान को कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ही हम आपको इसमें क्या किए हैं, रखे हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे तो इन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष रहे हैं। पहला तो आपका 1886 में कोलकाता में, जो कि आपका कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम होगा INC की स्थापना 1885 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। ठीक है, इसके बाद मुंबई में हुआ था, किसने किया था, तो A.O. ह्यूम ने किया था। ठीक है, A.O. ह्यूम ने किया था। ठीक है, इसके अलावा पहला अध्यक्षता किसने किया था, तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फर्स्ट अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था। सेकंड का दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसके बाद 1893 में लाहौर का अधिवेशन हुआ था। 1906 में फिर कोलकाता का हुआ था। इन तीनों में आपका दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, अध्यक्षता किया था। इसके अलावा स्वराज पाने के लिए उनकी कड़ी मेहनत के लिए उन्हें भारत के सबसे बुजुर्ग पुरुष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि कर्नाटक में अक्टूबर-नवंबर के समय कौन सा उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपका हम्पी डांस फेस्टिवल। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हम्पी डांस फेस्टिवल इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये एक सांस्कृतिक उत्सव है जिसे विजयनगर के शासनकाल के बाद आपका अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच मनाया जाता है। इसके अलावा एक ऑप्शन में दोस्तों आपका कंबाला दिया गया था। ठीक है, कंबाला भी दिया गया था। ये भी दोस्तों आपका कर्नाटक का ही त्यौहार है। ठीक है, कर्नाटक का ही त्यौहार है, ये आपका मनाया जाता है, ये आपका वार्षिक उत्सव है। लेकिन ये दोस्तों आपका मार्च और नवंबर के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, मार्च और नवंबर के महीने में मनाया जाता है, ना कि आपका अक्टूबर और नवंबर के बीच में मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो भैंस का दौड़ होता है 2 दिन की अवधि तक। ठीक है, अगला है कि रानी गाई दिनुले किस आंदोलन से संबंधित है, तो हरिका रिलीजियस मूवमेंट आपका ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। नागालैंड की रानी
लक्ष्मीबाई, इन्हें ही कहा जाता है नागालैंड के लक्ष्मीबाई। इसके अलावा इनका जन्म 26 जनवरी 1915 को पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हुआ था। 1982 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1972 में उन्हें ताम्रपत्र स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा 13 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुई थी और जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि दी थी। ठीक है, तो पहले नाम आपका गाई दिनोलिल था, लेकिन रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। एक क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो एक सपाट सतह पर घटना के अर्धगोलाकार क्षेत्र से सौर विकिरण को मापता है उसे क्या कहा जाता है? तो पायरोनोमीटर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पायरोनोमीटर का जो उपयोग है हम लोग किस लिए कहते हैं? तो ये प्रकार का एक टिनोमीटर है जिसका उपयोग समतल सतह पर सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। पायरोनोमीटर एक प्रकार का रिमोटिक सेंसिंग थर्मोमीटर है। ठीक है, ये तो आपका पायरोनोमीटर की बात हो गया है। एक है आपका पायरोमीटर, ये दोस्तों आपका रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर है जिसका उपयोग दूर की वस्तु के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। मौसम की बात करें तो मौसम को किस यंत्र से नापा जाता है? तो तापमापी या थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है वातावरण में ताप की स्थिति। इसके अलावा अगला है आपका क्वेश्चन कि तीसरा पुरुष भारतीय जो टेनिस के क्षेत्र में ओलंपिक में मेडल जीता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में सुमित नागल दिया गया था, जो कि 100% राइट आंसर है। सुमित नागल ओलंपिक में सिंगल मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय बने थे। ठीक है, ये आपको मालूम होगा। लेकिन पहले भारतीय कौन थे, सेकेंड भारतीय कौन थे, ये मन में आपके सवाल उपज रहे होंगे। तो पहले भारतीय थे आपका जिशन अली, जिन्होंने सियोल ओलंपिक में, ठीक है, सियोल ओलंपिक में 1988 में हुआ था टेनिस पुरुष एकल स्पर्धा में पराग्वे के विक्टो कावालेरो को हराया था। तो जिशन अली फर्स्ट बने थे। उसके बाद आपका सेकेंड लिएंडर पेस ने ब्राज़ील के फर्नांड मेलिजिनी को हराकर अटलांटा ओलंपिक 1996 में कांस्य पदक जीता था। तो सेकेंड आपका लिएंडर पेस हो गया। थर्ड तो आपका सुमित नागल जी हो ही गए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका कि सुधा सिंह पद्म अवार्ड से सम्मानित है वो किस खेल से जुड़ी हुई है? ठीक है, तो एथलेटिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुधा सिंह एथलेटिक्स से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश की दूसरी ऐसी आपकी शख्सियत है जिसे कि अर्जुन पुरस्कार और आपका पद्म अवार्ड दोनों से सम्मानित किया जा चुका है इनको। ठीक है, इसके अलावा सुधा सिंह के बारे में हम लोग बात करेंगे तो भोपाल और कोची में 2008 में सीनियर फेडरेशन कप ओपन नेशनल में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा चीन में 2009 में एशियन ट्रैक एंड फील्ड में रजत पदक जीती हैं। इसके अलावा ग्वांझू में 2010 में आपका एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक, जापान में 2011 में एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक, पुणे में 2023-13 में एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक और भुवनेश्वर में 2017 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और आपका जकार्ता 2018 में एशियन गेम्स में रजत पदक हासिल कर चुकी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यह आपका 2020 का क्वेश्चन था। तो ठीक है, ऑप्शन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया गया था। तो चावल उत्पादन में भारत विश्व में, ठीक है, चावल उत्पादन में भारत विश्व में आपका दूसरा स्थान पर है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा? तो दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला पे कौन है? तो पहला पे दोस्तों आपका कौन है? तो आपका चीन है। ठीक है, पहला पे तो दोस्तों आपका कौन है? चीन है। इसके अलावा हम लोग बात करें तीसरा पे कौन है? तीसरा पे पूछ दिया जाए तो ये दोस्तों आपका इंडोनेशिया है। ठीक है, चौथा पे कौन है? चौथा पे हमारा जो पड़ोसी देश है आपका बांग्लादेश है। और पाँचवा पे आपका कौन है? तो वियतनाम है। ये पांचों को याद रखिएगा। इसके अलावा राज्यों में बात करेंगे तो राज्यों में पहला आपका पश्चिम बंगाल है, सेकेंड आपका यूपी है, थर्ड आपका एपी है यानी कि आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर पूरा नहीं मिल पाया है, लेकिन पूछा गया था आपका कि शिक्षा एवं कौशल प्रौद्योगिकी में, ठीक है, शिक्षा एवं कौशल प्रौद्योगिकी के उद्घाटन के बारे में कोई प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न का लैंग्वेज क्लियर नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन में जितेंद्र सिंह दिया गया था, हरदीप सिंह पुरी दिया गया था, किरण रिजिजू दिया गया था, गिरिराज सिंह दिया गया था। ठीक है, बाकी हमको जो मिलेगा तो हम इसका आंसर है आपको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा,
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग को जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि टेलीग्राम चैनल पर आपको क्यूज भी कराया जाएगा, अलग से आपको ग्रुप दिया जाएगा, उसमें आपको जुड़ना होगा। लेकिन टेलीग्राम पर पहले जाकर जुड़ जाइए। वहाँ से दोस्तों आपको आज के शिफ्टों में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, यूनिक प्रश्न, ठीक है, रिपीटेड नहीं, जो आपके यूनिक होंगे, जो कि पहली बार पूछे गए होंगे, उन सभी प्रश्नों का हम आपको क्यूज भी कराएंगे रात्रि 9 बजे, ठीक है। तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, ठीक है। आपको बहुत सारी अपडेटें और जो अपडेट होती हैं एसएससी फेज़ 11 के बारे में सभी सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर ही मिलती हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।